नमस्कार दोस्तों। आज हम जो छठवां अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखो, प्रकृति में जो भी वस्तु होती है वो वस्तु पदार्थ होती है, पदार्थ कहलाएगी वो वस्तु। और इसे द्रव्य भी कहेंगे, यानी कि जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है उसको द्रव्य कहेंगे, और द्रव्य ही क्या होता है? पदार्थ होता है। तो प्रकृति में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उन पदार्थों के अंदर द्रव्यमान होता है, और उस वस्तु को ही हम पदार्थ कहेंगे। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो 3 प्रकार की मुख्य हैं: ठोस, द्रव और गैस। ये 3 अवस्थाओं के अंदर पदार्थ पाया जाएगा। और ये जो तीनों अवस्थाएं हैं वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है इसमें। यानी ठोस वस्तु है वो द्रव में बदल सकती है, और द्रव से गैस में, और फिर गैस से वापस द्रव में, और द्रव से ठोस में। इस प्रकार पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो बदलाव है या जो ये परिवर्तन है ये 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, जो परिवर्तन पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में, जैसे कोई उसका रंग है या गंध है, इनमें कोई परिवर्तन होता है, या ऐसे समझें कि जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो अवस्था बदलने के बाद में जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है वो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और जो बन गया है उससे पहले वाला जो पदार्थ है वो वापस बन सकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर जो बर्फ़ है ठोस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में बदल जाती है और द्रव से गैस में बदल जाती है। मतलब ठोस को यानी बर्फ़ को गर्म करेंगे तो वो जल में परिवर्तित होगी, और फिर जल को गर्म करेंगे तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर वापस इसको ठंडा करेंगे, मतलब संघनन करेंगे, तो जल बनेगा, और फिर वापस और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। इस प्रकार इसमें यहाँ से जो बर्फ़ है उससे जल बना, कोई नया पदार्थ नहीं बना है, और जल से वापस बर्फ़ बन सकती है। और इसी प्रकार जल से वाष्प बनी, और वाष्प को संघनन करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वापस से जल बन जाता है। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये दोनों दिशाओं में चलता है। मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से वापस द्रव, और द्रव से वापस ठोस। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसको हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे बर्फ़ का जल में बदलना, अब जल से वापस बर्फ़ बन सकती है। इसी प्रकार जैसे हम और उदाहरण लें कि जैसे हम जल के अंदर नमक को घोल लेते हैं, तो ये जो जल और नमक का मिश्रण जो हमें प्राप्त हुआ, जो विलयन हमें प्राप्त हुआ है, उस विलयन से हम वापस नमक प्राप्त कर सकते हैं वाष्पीकरण क्रिया द्वारा। यानी कि उसको गर्म करेंगे तो हमें वापस से नमक प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे जो कई प्रकार के परिवर्तन हैं, जैसे पत्थर का टूटना है, लकड़ी का टूटना है, मोम का पिघलना है, अन्य जो परिवर्तन हैं ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन में आते हैं। जबकि हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पदार्थ बनता है, जैसे यहाँ से जैसे हम उदाहरण लें, जैसे अभी हमने कहा कि मोम का पिघलना। अगर हम ये कहें कि मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती के जलने में मोम जल रहा है, तो मोम जल रहा है उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, और मोम पिघल रहा है तो उसमें भौतिक परिवर्तन होगा। तात्पर्य ये हुआ कि मोमबत्ती जो जलेगी उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होंगे। इसी प्रकार जो लोहा है, लोहे पर जंग लगती है, इसमें रासायनिक परिवर्तन है। लोहे से जो जंग लगती है लोहे पर, तो जंग लगने के बाद में एक नया पदार्थ हमें प्राप्त हुआ है, जंग। अब इस जंग में जो
लोहे के गुण थे वो इसमें नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें जो लोहा है, जंग लगने के बाद में इसके सारे के सारे गुण धर्म बदल जाते हैं। इस जंग से और उस लोहे से अगर गुणों के आधार पर तुलना करें तो भिन्न प्राप्त होगी, और इस जंग से फिर से वो पहले वाला जो लोहा है वो प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार दहन की बात करें, दहन चाहे किसी का भी हो, लकड़ी का जलना, कागज़ का जलना, ऐसे किसी भी प्रकार का दहन हो तो इसमें एक नया पदार्थ बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इसके गुण धर्मों में परिवर्तन होता है और ये एक ही दिशा में चलता है। मतलब जो पदार्थ बन गया है उस पदार्थ से पहले वाला पदार्थ वापस प्राप्त नहीं होगा, और ये जो परिवर्तन है वो स्थायी परिवर्तन होगा और उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को समझ सकते हैं। इसमें दोनों में हम अंतर भी कर सकते हैं। पहला जो अंतर है, पदार्थ के केवल भौतिक गुण जैसे अवस्था है, रंग है, गंध है आदि में बदलाव होता है, और इसमें इसके जो ये गुण तो हैं ही, रासायनिक गुण, इनके संगठन में भी परिवर्तन होगा, यानी कि ये पूर्णतया भिन्न होंगे। इसके जो नया पदार्थ जो बना है उसके संगठन में पूर्णतया से भिन्नता होगी। दूसरा, अगर परिवर्तन का कारण हटा लेते हैं तो पहले वाला पदार्थ वापस प्राप्त हो जाता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है। ये परिवर्तन अस्थायी है और ये परिवर्तन स्थायी है। एक बार जो पदार्थ बन गया है उससे पहले वाला पदार्थ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये स्थायी है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है और इसमें नया पदार्थ बनता है। जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं, बर्फ़ से जल, जल से वाष्प, वाष्प से फिर से जल बन सकता है और जल से फिर बर्फ़ बन सकती है। और इसी प्रकार ये कोयले का दहन है, C+O2 CO2 बन गया। कार्बन का दहन हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CO2 बना। अब इस CO2 से वापस से कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। और इसी प्रकार जैसे प्राकृतिक गैस है CH4, इसका दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और प्लस H2। इस प्रकार ये जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होंगे। अब हम यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन जो है, इसके बाद में जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है। अगर इस रासायनिक समीकरण समझने से पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो, किसी भी पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होता है उस रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम उसमें जो भाग लेने वाले या जो बनने वाले जो पदार्थ हैं या जो तत्व हैं या जो अभिकारक और उत्पाद जिसे हम कहेंगे, तो वो दोनों प्रकार के हैं। उसमें या तो कोई प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे या उनके अणुसूत्र के रूप में उसको प्रदर्शित करेंगे, और उस प्रदर्शित करने की जो तरीका है उसको ही हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कोई सूत्र है हमारे पास, अभी हमने देखा, जैसे कार्बन के दहन से क्या बना, कार्बन के दहन से CO2 बना है। अब इस तीर के निशान के इधर बाद में ये बना है, जो बना है उसको उत्पाद, और जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, ये कार्बन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, इसको अभिकारक कहेंगे। तो यहाँ देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्पादों एवं अभिकारकों के प्रतीकों और अणुसूत्रों का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित करते हैं तो उसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक और उत्पाद जो बन रहे हैं या जो भाग ले रहे हैं अभिकारक, उनको या तो प्रतीक के रूप में या उनके अणुसूत्र के रूप में हम लिखेंगे या प्रदर्शित करेंगे, उसको ही हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बना है। यहाँ पर कार्बन को उसके प्रतीक के रूप में C के रूप में लिखा हमने, ऑक्सीजन को उसके अणुसूत्र O2 के रूप में लिखा, और कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अणुसूत्र के रूप में CO2 लिखा है। तो इस प्रकार ये एक प्रकार का क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया है। इसी प्रकार अगर हम और बात करें तो MgO यानी मैग्नीशियम का दहन है, उसको Mg+O2 और MgO इस प्रकार हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये इधर वाले अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं। तो अभिकारक दोनों, इसको जो Mg है मैग्नीशियम का प्रतीक है तो प्रतीक द्वारा हमने प्रदर्शित किया, और इधर ऑक्सीजन का जो एक अणु है जिसको O2 द्वारा प्रदर्शित किया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ MgO से हमने प्रदर्शित किया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग ले रहे हैं या जो भी अणु भाग ले रहे हैं
या जो यौगिक भाग ले रहे हैं उन यौगिकों को उनके प्रतीक और अणुसूत्र के रूप में संक्षिप्त में लिखते हैं, हम छोटे रूप में लिखते हैं, और उस छोटे रूप में लिखने को ही हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ जो नियम हैं या निर्देश हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम एक सूत्र लें, जैसे हमने ले लिया Zn प्लस H2SO4 क्रिया करके Zn SO4 प्लस H2, ये हमें प्राप्त हुआ जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये प्राप्त हुआ हमें, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हमें प्राप्त हुआ। तो इधर वाले जो हैं वो अभिकारक हैं, और जो बन रहे हैं इस तीर के निशान के इस साइड में ये जो बन रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, उत्पाद। मतलब तीर के निशान के एक तो दाहिनी ओर हो गया, एक बाईं ओर, तो बाईं ओर होते हैं वो अभिकारक हैं और दाहिनी ओर होते हैं वो उत्पाद हैं। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में ये तीर का निशान लगाते हैं। पहला जो नियम है इसका ये है, अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच में इस प्रकार के तीर का निशान लगाते हैं। दूसरा ये हुआ कि अभिकारक और उत्पाद अगर एक से ज़्यादा हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह हम लगाते हैं। देखो यहाँ पर Zn और यहाँ पर H2SO4, इनके बीच में हमने ये प्लस का चिन्ह लगाया है, तो इस प्रकार प्लस का चिन्ह हम लगा देते हैं। दो नियम हो गए। और तीसरा नियम क्या है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में अगर कोई गैस उत्पन्न हो रही है तो उस गैस के आगे, जैसे इधर H2 गैस प्राप्त हो रही है, तो इस गैस को हम इस गैस को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार का तीर का निशान लगा देते हैं उसके आगे। और इसके आगे अगला जो नियम है, इसका अगला नियम क्या होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई ठोस पदार्थ है जो भाग लेने वाला, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, ठोस है तो उसको S के द्वारा लिखते हैं। जैसे ये Zn ठोस है, जिंक ठोस है, तो इसके नीचे S इस प्रकार ब्रैकेट में लिखेंगे। सॉलिड, ठोस को अंग्रेजी में सॉलिड कहेंगे, तो इसलिए इसको S लिखेंगे। अगर कोई लिक्विड है तो L द्वारा लिखेंगे, और कोई गैस प्राप्त हो रही है तो उसके आगे G लिखेंगे। जैसे ये गैस प्राप्त हो रही है हमारे पास, इस प्रकार हाइड्रोजन है, तो इसके आगे इस प्रकार G लिख देंगे। तो इस प्रकार इनकी भौतिक जो अवस्थाएं हैं उनको हम क्या कर देंगे, जो भी तत्व है या यौगिक है उनकी जो भौतिक अवस्था है उस भौतिक अवस्था को उसके नीचे छोटे ब्रैकेट में हम लिखते हैं। अगला जो इसका ये है, अगला जो नियम है इसका ये है कि अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ अगर परमाणु की संख्या अगर समान नहीं है तो उसको हम उचित संख्या से गुणा करके उसको संतुलित कर लेते हैं। जैसे हमने ये जो देखा है Mg प्लस O2 और MgO, तो इसमें इधर Mg दोनों एक एक थे, लेकिन इधर ऑक्सीजन के दो अणु होने के कारण यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, तो 2 से गुणा किया तो मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई। दोनों परमाणु इधर बराबर हुए, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 था और इधर 2 हो गया था, तो इधर हमने 2 से गुणा करके इसको संतुलित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किसी प्रकार का कोई ऊतक हो या किसी प्रकार का कोई तापमान पर हो रही है या कोई दाब पर हो रही है, तो निश्चित इसकी जो दाब उत्प्रेरक इनको इस तीर के निशान के ऊपर हम यहाँ पर लिखेंगे। तीर के निशान, जैसे ये तीर का निशान है, इस तीर के निशान के ऊपर जैसे उत्प्रेरक जो भी है, जैसे PT है, ऐसे कोई भी उत्प्रेरक हो उसको इस तीर के निशान के ऊपर हम प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार ये जो रासायनिक समीकरण के लिखने के कुछ नियम थे और इस प्रकार इनको हमने सबने देख लिया। अब इसके अलावा और भी कुछ और हैं, जैसे यहाँ पर ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो ये चिन्ह लगाएंगे, तो इस प्रकार चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर ये उत्प्रेरक दे रखा है Ni। अगर रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा निकल रही है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे उत्पाद की तरफ, और ऊष्मा शोषी है यानी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो इस प्रकार हम इस रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण के कुछ विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं, देखो, जो रासायनिक समीकरण हमने देखा है उस रासायनिक समीकरण से हमें एक तो जो अणु है
उन अणु के बारे में या जो परमाणु है या कौन कौन से तत्व उसमें भाग ले रहे हैं उनकी संख्या के बारे में, अणु की संख्या के बारे में और उनकी जो द्रव्यमान है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, उस पदार्थ की या उस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है या बन रहा है, कौन सा पदार्थ बन रहा है, उसकी सभी भौतिक अवस्थाओं के बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे हमने देखा ना, जैसे जिंक है, जिंक के नीचे एस लिखा हुआ है, तो इससे हमें देखकर पता लग सकता है कि ये जो जिंक है ठोस अवस्था में है। इसी प्रकार जो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, इसका भी हमें पता लग जाता है। जैसे उत्पाद की तरफ प्लस लिख के ऊष्मा लिखी हुई है तो हम कह देंगे कि इसमें ऊष्मा निकल रही है, यानी कि ऊष्माक्षेपी है। और माइनस अभी का जो उत्पाद की तरफ माइनस और प्लस, माइनस के बाद में ऊष्मा लिखी हुई है तो हम समझ जाएंगे कि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है या नहीं है, इसके बारे में भी हमें समीकरण से पता चल जाता है। इसके अलावा अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इसके बारे में पता लग जाएगा। जैसे अभिक्रिया इसी प्रकार का तीर का निशान लगा हुआ है अभिकारक और उत्पाद के बीच में, तो ये हम समझ जाएंगे कि अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। और अगर इस प्रकार दोनों दिशाओं में जो तीर का निशान प्रदर्शित हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब इसके बाद में जो रासायनिक समीकरण है उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, उसके कुछ दोष भी हैं। क्या क्या दोष हैं कि एक तो हमें ये रासायनिक समीकरण से ये पता नहीं चलता कि जो अभिक्रिया है कब पूरी होगी, इसका पता नहीं चलता कि रासायनिक अभिक्रिया कब पूर्ण होगी, ये पता नहीं चलता। और दूसरा इसका दोष ये है कि हमें उस रासायनिक समीकरण से अभिकारक और उत्पाद की कितनी सांद्रता है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो ये दो रासायनिक समीकरण की सीमाएं थी। और इसके बाद में हम अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया। किसी भी पदार्थ के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं और कुल जो द्रव्यमान है वो सुरक्षित रहता है। मतलब रासायनिक समीकरण जो होता है उस रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और जो उत्पाद हैं, जितना अभिकारक होगा उतनी मात्रा में हमें उत्पाद प्राप्त होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होती हैं अभिक्रियाएं। यहाँ पर हम समझ सकते हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है और इधर CO2 बन रहा है, तो दोनों तरफ देखो 44 से प्राप्त हो रहा है। कैसे निकालेंगे? जैसे कार्बन है, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन परमाणु का 16 होता है, तो 2 हैं, तो 2 × 16 32 हो गए। 32 और 12 दोनों को हम काउंट करते हैं तो 44 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कार्बन के 12 थे, ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन परमाणु के 16 होते हैं, तो 2 × 16, तो 16 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, और 32 और 12 को हम ऐड करते हैं तो 44 आता है। तो दोनों दिशाओं में अभिकारक और उत्पाद दोनों और हमें ये बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं हमारे सिलेबस में जो दे रखे हैं उसमें वैसे काफ़ी प्रकार होते हैं, और जो 10वीं के अकॉर्डिंग जो दे रखे हैं वो अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। पहला है सहयुग्मन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। देखो, हम संयुग्मन अभिक्रिया या जो संयोजन अभिक्रिया है इसका शाब्दिक अर्थ जुड़ना होता है। इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक परस्पर मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पर देखो, ये एक अभिकारक है और ये दूसरा अभिकारक है, दोनों जुड़कर ये एक प्रकार का उत्पाद बना दिया। मतलब A और प्लस B ये दोनों मिलकर AB ये एक प्रकार का उत्पाद बना दिया। तो इसकी जो परिभाषा क्या हो गई, इसकी परिभाषा हम ऐसे दर्शा सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं,
ऐसी अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसे कहो कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखो। कोयले का दहन, C+O2 CO2, ये दो पदार्थ थे, अभिकारक दो थे, C+O2 दो थे और CO2 बना है तो एकल उत्पाद बना। इधर Mg+O2 दोनों अभिकारक जुड़े और एकल उत्पाद बन गया। इसी प्रकार हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण है। एथीन का सूत्र CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन का सूत्र है और इसकी क्रिया हाइड्रोजन से हम करवाते हैं। तो एथीन और हाइड्रोजन दो पदार्थ हो गए और इससे एकल पदार्थ ये हमें प्राप्त हुआ। एथीन हमें प्राप्त हो गया, एथीन से एथेन प्राप्त हो गया हमें। ये एथीन था और इससे एथेन हमें प्राप्त हुआ। दो पदार्थ थे यानी दो अभिकारक थे और उससे एकल उत्पाद प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम और एग्जाम्पल लें, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करवाते हैं इसकी, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जल से क्रिया करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है जो बुझा हुआ चूना कहलाता है। तो इस प्रकार हम संयोजन अभिक्रिया को लिख सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरी अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है, विस्थापन यानी कि हटना, समूहों का हटना। मतलब कोई एक अभिकारक में जो परमाणु है या परमाणु का समूह है वो क्या करेगा, दूसरा जो परमाणु है या जो यौगिक है उसमें से एक या एक से अधिक समूहों को हटा देगा, मतलब खुद उसके स्थान पर आ जाएगा। या ऐसे कहो कि अगर किसी यौगिक के अंदर जो कम क्रियाशील तत्व है उस तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व हटा देगा। देखो, यह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के परमाणु या समूह का दूसरे अभिकारक के परमाणु या समूह से विस्थापन हो जाता है। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के पहले से बने हुए बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर इसको समझे हम। देखो, ये हमारे पास एक यौगिक है AB और ये दूसरा C, ये दो हमारे पास अभिकारक हैं। इसमें ये जो C है ये A को हटाएगा, विस्थापित करेगा और उसके स्थान पर खुद आएगा ये, क्योंकि यहाँ पर C ज़्यादा क्रियाशील है और A है वो कम क्रियाशील है। इसलिए यहाँ पर देखो, पहले क्या था, A है, या ऐसे बोलो कि ये C को B को उठा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या था, B था और अब यहाँ पर क्या आ गया, C आ गया। मतलब कम क्रियाशील वाला जो है तत्व है वो हट जाएगा और अधिक क्रियाशील तत्व है वो वहाँ पर आ जाएगा। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। यहाँ पर CuSO4 है, जिंक से इसकी क्रिया करवाई तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर है कम क्रियाशील है। तो ये जिंक कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा देगा और खुद उसके स्थान पर आ जाएगा। जैसे ZnSO4 बना है, यहाँ पर Zn की जगह Cu था जो कम क्रियाशील है, Zn ज़्यादा क्रियाशील था इसलिए ये Zn आ गया है और कॉपर विस्थापित हो गया है। इस प्रकार हम विस्थापन अभिक्रिया को समझा सकते हैं। इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं, प्रयोग द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या किया कि जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के जो विलयन है उसको हमने किसी परखनली के अंदर इस प्रकार हमने भर दिया है। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का जो विलयन है परखनली में भरा है।
अब इसमें लोहे की कील इस प्रकार हम डाल देते हैं। क्या डाला हमने? लोहे की कील। लोहे को एफ ही द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो एफ ही की जो कीलें हैं इसमें डाली है। अब कुछ समय बाद में हम देखेंगे ये एफ ही की कीलें हैं, लोहे की कीलें हैं। अब कुछ समय बाद में हम देखेंगे कि जो ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है हल्का हो जाएगा, हल्का नीला हो जाएगा। पहले ये नीला, कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो नीला है, तो ये जो लोहे की कील डालने पर इसका जो रंग है वो हल्का हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि फेरस है, ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, तो ये कॉपर को विस्थापित करेगा और स्वयं उसके स्थान पर आ जाएगा, तो FeSO4 बन जाएगा और जो कॉपर है वो विस्थापित हो गया, अलग से निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये एग्जाम्पल द्वारा या प्रयोग द्वारा इसको हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद में ये जो हमारे पास एक सारणी है, इस सारणी में देखो ये क्रियाशीलता के आधार पर इसको हमने रखा है। इसको सक्रियता श्रेणी भी हम कहेंगे। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी किसे कहेंगे? कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसे ही हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसे पोटेशियम है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, फिर उसके नीचे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस है, Pb है, H है, Cu है, Hg है, Au है, Ag है और Au है। इस प्रकार ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्रियाशीलता कम हो रही है। इसको यहाँ पर याद करने का जो तरीका है वो भी दे रखा है, तो आप इस सूत्र से भी इसको याद कर सकते हैं। अब देखो कई बार क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार आ जाता है कि जैसे हमें एक वो दे दिया, इस प्रकार दिया, जैसे CuSO4 और प्लस, इसके बाद में यहाँ पर देखो Cu है, ठीक है, और फिर इससे ज़्यादा क्रियाशील वाला जो कम क्रियाशील वाला दे दिया, जैसे Ag दे दिया यहाँ पर। अब आगे दे दिया कि ये विक्रिया, देखो यहाँ पर Cu और Ag की स्थिति देखते हैं हम, तो Cu यहाँ पर आ रहा है और इसके नीचे क्या आ रहा है? Ag इसके नीचे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है नीचे, तो ज़्यादा क्रियाशील कौन सा हुआ? कॉपर हुआ, और ये कम क्रियाशील है, तो ये विक्रिया संभव नहीं है, ये विक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार जैसे Cu के स्थान पर हम ऐसे ले लें, जैसे ये लिया हमने ZnSO4 और फिर उसके बाद में Cu ले लिया हमने, और आगे हम इस विक्रिया को करें तो ये विक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पर Zn देखो, यहाँ पर Cu देखो, तो Zn और Cu में ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है? ये ज़्यादा क्रियाशील यहाँ पर इससे देखो सारणी से जिंक यहाँ पर आ रहा है और Cu यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो जिंक है वो क्या है? ज़्यादा क्रियाशील है और Cu है वो कम क्रियाशील है, तो ये Cu इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये विक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद में आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का ही दूसरा पार्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, या एक तत्व या एक समूह या एक परमाणु का आदान प्रदान होता है, या ऐसे कहो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ऊपर वाले में हमने देखा था एक तत्व अपनी जगह चेंज कर रहा था, और इसके अंदर दो तत्व हैं वो अपनी जगह चेंज करेंगे। देखो वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित होकर नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब इसको हम समझें तो यहाँ पर देखो कॉपर सल्फेट है और यहाँ पर NaOH है, और यहाँ पर CuOH ब्रैकेट 2 प्लस Na2SO4, इस प्रकार ये प्राप्त हो रहा है। हम इसको समझें कि यहाँ पर देखो CuSO4 और यहाँ पर NaOH, फिर इसके बाद में अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर देखो Cu+2 हो गया और SO4-2 हुआ, और इधर Na+ हुआ और OH- हुआ। अब ये Cu है या जो SO4 है ये अपनी जगह चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पर देखो क्या होगा
कि Cu के साथ में ये है, लेकिन अब इसमें Cu के साथ में क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर Na के साथ OH था और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार चाहे इनको मान लो Cu+2 को या Na+2 को, किसी को भी हम इसमें आयनों का आदान प्रदान कर सकते हैं। दोनों आयन अपनी जगह चेंज करेंगे, वो उसके स्थान पर, वो उसके स्थान पर, इस प्रकार आ जाएंगे। जैसे Cu है, Cu और SO4 है, SO4 की जगह इधर OH था तो OH आ जाएगा, और यहाँ पर Na था, Na के साथ OH था, लेकिन यहाँ पर क्या, Na के साथ क्या आ गया, SO4 आ गया। इसी प्रकार KCl AgNO3, और इधर देखो K के स्थान पर क्या आ गया, Ag आ गया, और यहाँ Ag के स्थान पर क्या आ गया, पोटेशियम आ गया। इस प्रकार ये अभिक्रिया मतलब आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। इसका अन्य और उदाहरण भी हैं, लेकिन इतने उदाहरण काफ़ी हैं। इसके बाद में आती है अपघटनीय अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है अपघटनीय अभिक्रिया। क्या होती है अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया भी इसको कह सकते हैं। अपघटन नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपघटन का मतलब टूटना, मतलब दो यौगिकों में या दो परमाणु में एकल यौगिक टूटेगा, मतलब एकल कोई अभिकारक है और वो अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल अणु बनाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये एक अभिकारक था, ये टूटा तो दो अलग अलग उत्पाद प्राप्त हो गए। तो परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं, या तो ऐसे लिखो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है, उसे हम अपघटनीय या वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। या ऐसे कहो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल पदार्थ छोटे छोटे अणु में वियोजित हो जाता है, ऐसे कहो। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल अणु में अपघटित हो जाता है, उसको हम अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। अब अपघटनीय अभिक्रिया है, उसके कई प्रकार हैं, जैसे विद्युत अपघटन है, उसमें अपघटन है, प्रकाश अपघटन है। इस प्रकार ये 3 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। यदि एकल अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में टूटेगा तो उसको विद्युत अपघटन कहेंगे, और यदि एकल अभिकारक को गर्म करने पर वो छोटे छोटे सरल अणु में टूटेगा तो उसको उसमें अपघटन कहेंगे। और एकल अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूटेगा तो उसको प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। देखो, विद्युत अपघटन अभिक्रिया है जब हम जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। इसी प्रकार जैसे NaCl, इसके जलीय विलयन के अंदर, अगर इसके जलीय विलयन के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो भी Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो इसी प्रकार हम किसी भी विद्युत अपघट्य के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो छोटे छोटे जो सरल अणु हैं या छोटे छोटे पदार्थ हैं उनमें टूटेगा तो उसको विद्युत अपघटन कहेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या करते हैं तो वे छोटे छोटे अणु में टूट जाते हैं या छोटे छोटे जो पदार्थों में विभाजित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, उसको विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार दूसरी है उसमें अभिक्रिया। उसमें अभिक्रिया में क्या होगा कि जब किसी एकल पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वह छोटे छोटे या सरल अणु में टूट जाता है तो उसको हम विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया